रांची में आरएसएस दफ्तर पर 16 जून की रात हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में लगातार नए खुलासे किए जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि मामले में कथित आईएसआई कनेक्शन और स्लीपर सेल नेटवर्क की जांच भी तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की कई पहलू से पड़ताल कर रही है। इस बीच मामले से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर आरोपी अमन अंसारी और सैफ किराए की टैक्सी से आरएसएस दफ्तर के पास पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में दोनों टैक्सी से उतरते नजर आते हैं, जबकि सैफ के हाथ में संदिग्ध सामग्री होने का दावा किया जा रहा है। उस समय टैक्सी के अंदर तीसरा आरोपी और चालक भी मौजूद थे। वहीं दूसरा सीसीटीवी फुटेज रांची रेलवे स्टेशन का है, जहां दोनों आरोपी हमले से पहले दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। वहीं हमले के बाद की तस्वीरों में भी दोनों आरोपियों के ट्रेन में बैठे होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के दूसरे शहर जाने और अन्य संपर्कों की जांच भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क, कथित स्लीपर सेल और अन्य कड़ियों की गहन जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जिस कार से आरएसएस दफ्तर पहुंचे थे आरोपी। दो आरोपी कार से निकलते हैं, आरएसएस दफ्तर के बाहर जाते हैं। एक आरोपी के हाथ में संदिग्ध सामान भी आपको नजर आ रहा होगा और तीसरा आरोपी जो है वो ड्राइवर के साथ कार में बैठा हुआ है और यही दोनों आरोपी कार से उतर के जाते हैं और फिर हमला करते हैं। दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पे जो है वो रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है, जहां पर दोनों आरोपी को फिर से देखा गया है। और इस मामले में अब खुलासा ये भी हुआ है कि इनका कनेक्शन स्लीपर सेल से भी था और इसको लेकर के डील हुई थी और ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे जांच की कड़ी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए सीसीटीवी फुटेज भी इस मामले में अब जांच एजेंसियों ने बाहर निकाले हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रांची में आरएसएस के दफ्तर पर हमले में अब तक क्या क्या हुआ है और कहां तक जांच एजेंसी की आंच पहुंची है। तो देखिए, 16 जून की रात पेट्रोल बम से आरएसएस कार्यालय पर हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज में दो आरोपी बम फेंकते हुए नजर आते हैं। सॉस की बोतल को हथियार बना करके उससे पेट्रोल बम बनाया गया। आरोपियों ने हमले का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, ये बात भी जांच में सामने आई है और किसी तीसरे को ये पूरा घटना का जो वीडियो था वो भेजा गया। घटना के बाद पुलिस ने गंभीरता से इस मामले की जांच शुरू की। 18 जून को हमले के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमन अंसारी, सैफ अंसारी समेत 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है। हमले के पीछे आतंकी साजिश का खुलासा होता है। पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ होने की भी बात इस हमले में कही जा रही है। इसके बाद जांच जैसे आगे बढ़ती है तो कुछ और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आते हैं जिनसे बड़ा खुलासा हुआ है। टैक्सी में स्टेशन से लेकर आरएसएस दफ्तर तक ये आरोपी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ में स्लीपर सेल से इन आरोपियों के मिलने की बात भी सामने आई है और ये भी खुलासा हुआ है कि पूरे मामले की प्लानिंग 2 महीने से चल रही थी। 20 जून को सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा होता है। स्लीपर सेल से 1.5 लाख में इस पूरे हमले की डील हुई थी। ये तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। ओम प्रकाश, बताइए कि और क्या अपडेट आया है? जो तीसरा आरोपी है उससे भी कोई जानकारी मिली है? जी, बता दें कि इस पूरे मामले में जो जानकारी अब तक सामने आई है, आरएसएस कार्यालय जो था यहाँ पर हमले के बाद इन्हें कानपुर जाना था और कानपुर से फिर लखनऊ जाकर एक बड़ा हमला जो है वहां पर कारित करना था। हालांकि उससे पहले ही तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस वजह से ये पूरे नेक्सस को डिकोड किया गया। वहीं इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि न सिर्फ झारखंड बल्कि इसके तार जो हैं वो विदेशों तक जुड़े हुए हैं और इसमें कई अहम सुराग जो हैं वो पुलिस और अन्य एजेंसियों को भी मिले हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। खासतौर से अगर बात करें तो इस नेक्सस में अब तक जो भी राज्य जुड़े हैं उसमें झारखंड के साथ साथ दिल्ली, उसके बाद पंजाब, अब यूपी, इस तरह से देखा जाए तो इन
तमाम जगहों के तार जो हैं वो जुड़ते हुए आ रहे हैं और हर जगह कोई ना कोई शख्स है जो इन आतंकियों को मदद कर रहा था, उन्हें आतंक फैलाने को लेकर उनका सहयोग भी कर रहा था। इस वजह से इस पूरे मामले को लेकर अब जांच जारी है और इनके जो भी स्लीपर सेल्स हैं देश भर में एक्टिव, उसे लेकर पुलिस और अन्य एजेंसियां जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। खासतौर से जो शहजाद उर्फ कहा जाए भट्टी भी है, वो भी पाकिस्तान नेक्सस है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर अब जो जांच है वो आगे की जा रही है। देखना होगा कि क्या कुछ और खुलासे होते हैं और किस तरह से जो इन लोगों के सहयोग में शामिल जो देश में अन्य लोग हैं जो आतंकी हैं, स्लीपर सेल हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जानकारी के लिए। तो देखिए, अलग अलग राज्यों से इस घटना के तार जुड़ते जा रहे हैं और अब देखना होगा कि अगला खुलासा क्या होता है, क्योंकि जांच एजेंसी काफी गंभीरता से इस पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। वही देखिए, आरएसएस मुख्यालय में हुए हमले के कथित आतंकी नेटवर्क को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड के कुछ इलाकों के तार पहले भी आतंकी मामलों से जुड़े रहे हैं। सीपी सिंह ने राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को पूरा नेटवर्क गहराई से इसकी जांच करनी चाहिए। कहीं भी आतंकवादी घटना होती है तो सिर्फ एक ही समुदाय का नाम आता है और कोई लश्कर तैयबा से जुड़ता है, कोई जैश मोहम्मद से जुड़ता है, तो तरह तरह के जो मॉडल हैं उससे जुड़ते हैं। और मेरा साफ मानना है कि मदरसा के अंदर आतंकी कैसे बनना है, आतंकवादी बनने का पाठ पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। आरएसएस मुख्यालय हमले के कथित आतंकी नेटवर्क को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह के बयान पर जेएमएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। तथ्य सबूत मिल रहे हैं और वो भेदन किया किसने? रांची पुलिस ने। धन्यवाद के पात्र हैं रांची पुलिस की पूरी टीम। लेकिन एक बार भी विरोधी दल के लोगों ने प्रशंसा नहीं की होगी। अंतर है पुलिसिंग में। और जो भी दोषी होंगे पूरी नेटवर्क का उद्भेदन होगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, धनबाद से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष के भाई पर हमला हुआ है। चाकू और भुजाली से हमला किया गया है, जानलेवा वार किया गया है। हमले में जमेंद्र राय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुकान से लौटते समय उन पर अपराधियों ने हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल को लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उन्हें धनबाद के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस जांच में मामले की जुट गई है। हमलावरों की पहचान और तलाश की जा रही है। चलिए अगली खबर आपको देवघर से बताते हैं। देवघर सदर अस्पताल में एक बार फिर से गंभीर लापरवाही को लेकर के सवाल खड़े होने लगे हैं। बैद्यनाथपुर निवासी टुंपा देवी अपने सड़क हादसे में घायल बेटे का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया है कि ड्रेसिंग रूम में पैसे की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर मोबाइल को सिक्योरिटी के तौर पर रख लिया गया। वहीं घायल युवक को एक्सपायरी सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन दिए जाने का भी आरोप लगा है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। तब फिर मेरा जो इसका जो दोस्त है वो पैसा फिर वो क्या बोला था कि मैडम मेरा पास पैसा है नहीं है, एक काम कीजिए मेरा मोबाइल भी ले लिया। मतलब नाइट में जो था वो लिया, तब जाकर के पैसा दिया, तब जाकर के वो मोबाइल दिया। एक तो बिना पैसा बगैर मैंने यहाँ तो पेशेंट को मैंने छूने नहीं चाहता। देखिए, गोड्डा से बड़ी खबर है। पुलिस को मुखिया पर जानलेवा हमला मामले में सफलता मिली है। मामले की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुखिया अनुपम कुमार पर अपराधियों ने पिस्तौल से फायरिंग की थी। घटना के बाद विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने छापेमारी अभियान चलाया और घटना आपको बता दें कि 18 जून की है। गिरफ्तार सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और हमले के पीछे पुराना विवाद और रंजिश को वजह बताया है।
चाईबासा के झींकपानी प्रखंड के असुरा गांव में अधूरे तालाब में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपनी मां के साथ तालाब में नहाने गया था। नहाने के दौरान बच्चा तालाब में गहरे पानी की ओर चला गया और डूब गया। इसके बाद मां ने बच्चे को खोजा और अस्पताल लेकर गई, जहां काफी कोशिश के बाद डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा पाए और मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां का कहना है कि तालाब का जीर्णोद्धार 2 साल से अधूरा पड़ा है, जिसके कारण आए दिन मवेशी की मौत हो रही है और ग्रामीणों को भी इससे काफी परेशानी हो रही है। आने के लिए गए थे तो बोल रहा है कि निकलो बाबू, हो गया बोले। तो हम सब इसको सब नला दिए थे, तो निकलने के लिए अचानक में इस डूब गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के साथ शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों की सुख शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के साथ खुशहाल जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि साईं बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। उन्होंने राज्य की खुशहाली और लोगों के बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना की। तो देखिए तस्वीरें शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन, और इसकी तस्वीरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर साझा की और कहा कि साईं बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। उन्होंने राज्य के लोगों के लिए सुख समृद्धि और एक स्वस्थ जीवन की कामना की है। आज हम लोग शिरडी साईं बाबा के दरबार में, और इनके बारे में हम कुछ कहें, बहुत कहा जाए कि बहुत हमारे लिए कठिन हो जाता है। लाखों लोगों का और ना जाने दुनिया में करोड़ों लोगों का जो श्रद्धा है, उन्हीं करोड़ों लोगों में से एक हम भी हैं। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इरफान अंसारी ने आरजेडी और सीपीआई-एमएल पर गठबंधन धर्म निभाने में विफल रहने का और कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। उनके इस बयान पर अब अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार ने पलटवार करते हुए इरफान अंसारी पर निशाना साधा और कई सवाल उठा दिए। वहीं बीजेपी ने भी निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो हार हम लोग हुई, इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो आरजेडी और माले, क्योंकि मैं अंदर था और हेमंत सोरेन जी ने बहुत मदद किया। अलायंस को बना के रखा उन्होंने, उनके वोट हमें मिले, उनके 4 वोट मिले, और 4 वोट अगर हम लोग ये दोनों वोट दे देता हम लोगों को तो फिर उनका प्लस हो जाता, हम लोग स्वीप कर जाते, हम लोग जीत जाते। लेकिन जिस तरह से आरजेडी और माले ने गद्दारी किया, झारखंड के इतिहास में आरजेडी की इन गद्दारों को कभी जनता माफ नहीं करेगी। इरफान अंसारी क्या बोलेंगे? उनके बाप को, फुरकान अंसारी को हमारे आदरणीय नेता ने मंत्री बनाने का काम किया। उनकी औकात क्या, वो क्या बात करेंगे? वो तो जोकर टाइप में बात करते हैं, उनके बात में कोई दम है? कोई दम नहीं है। इसलिए बेतुकी बातें करना बंद करे, और मैं सलाह देता हूँ इरफान जी को, अलूल जलूल बातें मत करिए। न झारखंड है, सब जनता जानती है। झारखंड के लोग ना बिकाऊ नहीं है, जो उनका आकलन है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, झारखंड के 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अहंकार ही उनका हार का मुख्य कारण, और पूरे देश में लोगों ने कांग्रेस को नकारा है, और झारखंड में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही सियासी बयानबाजी पर जेएमएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम ने गठबंधन के अंदर समीक्षा होने की जरूरत जताई है और ऐसी चीज क्यों हो रही है, इस पर भी विचार करने की जरूरत को जाहिर किया है। और राज्यसभा के दौरान क्या हुआ, गठबंधन के सीनियर नेताओं को इस पर समीक्षा करने की जरूरत है, ऐसा जेएमएम का कहना है। राज्यसभा चुनाव के दरमियान
जो भी चीज़ें सामने आई हैं निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। गठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं उन दलों के प्रमुख नेता बैठे और गठबंधन के अंदर में इस पर हम लोगों को समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करके और भविष्य में इस तरह की बातें दोहराई ना जाए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, अब दोष तो किसी ना किसी का है, लेकिन किसी पे दोष हम मर दें ये भी उचित नहीं है। लेकिन समीक्षा जब होगी तो सभी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस लगातार आरजेडी और माले पर आरोप लगा रही है, जिसके बाद महागठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार नहीं बल्कि महागठबंधन की हार बताया है। हम सबों को पूरा विश्वास था, हमारे पास 56 वोट थे, 56 वोट हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीतते। एक प्रत्याशी की जीत हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा की हार हुई। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि युद्ध और लड़ाई के मैदान में चाहे वो चुनावी रण क्यों न हो, आप जीतते हैं आप हारते हैं। इस बात से तनिक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माथे पे कोई शिकन नहीं है। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट है था तो हम चुनाव कैसे हार गए।